हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। उम्मीद है पिछले टेस्ट से आप लोग को बेनिफिट्स हो रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नए क्वेश्चंस या नए सेट को देखते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सेटिंग ऑफ नरसिम्हन कमेटी। इस सवाल का मैंने पिछले सेट में भी जिक्र किया था नरसिम्हन कमेटी को लेकर के, कि दो बार नरसिम्हन कमेटी बनाई गई थी। पहला था 1992 में और दूसरी बार बनाई गई थी 1998 में। अब यहाँ सवाल है कि नरसिम्हन कमेटी किस चीज़ को लेकर के बनाया गया था। तो ये बैंकिंग रिफॉर्म, जैसा कि पिछले स्टेट में मैंने डिस्कशन किया था कि जब भी बैंकिंग रिफॉर्म की बात आएगी, यानी जब भी हम बैंकिंग रिफॉर्म की बात करेंगे तो इसमें एम नरसिम्हन कमेटी की बात आ जाएगी। दरअसल एम नरसिम्हन कमेटी का जिक्र मैंने आरआरबी को लेकर किया था कि जो आरआरबी का जो एस्टैब्लिशमेंट है उसमें एम नरसिम्हन कमेटी का जिक्र किया गया है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग इज गिवन। इस क्वेश्चन में काफ़ी पिछले सेट से मिलता जुलता है। जैसे डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग, यानी बैंकिंग को डिफाइन करने के लिए जो सेक्शन है या जो बनाया गया वो किससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इसे आप एक डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये आपका बैंकिंग है, यानी कोर पार्ट, और उसके ऊपर आप आ जाइए बैंक, दूसरा पार्ट, और तीसरा आ जाइए आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो ये आते हैं कि भाई बैंकिंग को डिफाइन किस एक्ट से किया गया है। तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बट कभी कभी ऐसा इसमें आता है कि सेक्शन भी पूछ सकता है 5B और 5C, जिसका पिछले बार मैंने जिक्र किया था। अगर 5B के बारे में जिक्र किया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि चेक और ड्राफ्ट की बात आ जाएगी, यानी डिपॉजिट तो होगा ही, डिपॉजिट और लैंडिंग तो बोलना ही आपको, साथ साथ अगर चेक ड्राफ्ट की बात आ जाएगी तो 5B हो जाएगा। और 5C के अंदर भारत में बैंकिंग सिस्टम जो रन कर रहा है वो एज ए कंपनी एक्ट के तहत इसे काम करना है, तो ये कंपनी एक्ट की बात आ जाएगी। तो जब भी सवाल आए तो इस तरह के सवाल में आपको सिर्फ सेक्शन को ध्यान रखना है कि 5B और 5C। अगर कोई सेक्शन ना दिया हो तो सिंपल है, हम 1949 को ही समझे कि इस एक्ट के तहत बैंकिंग को डिफाइन किया गया है। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। और यहाँ पे एक आरबीआई एक्ट है, तो शायद पिछले क्लास में भी आप समझे होंगे कि आरबीआई एक्ट किससे जुड़ा हुआ है, तो आरबीआई के एस्टैब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ है। यानी आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, और इसके लिए जो एक्ट बनाया गया था वो आरबीआई एक्ट। न्यूसिबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। बस आपको सिर्फ ये जानना है कि जो चेक होते हैं, जो ड्राफ्ट होते हैं, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो प्रॉमिसरी नोट्स हैं, वो सभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं। और यहाँ एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी एक्ट पे दिया हुआ है 1872, जो आप प्लेस से जुड़ा हुआ है। यानी प्लेस का मतलब हुआ गिरवी, यानी जैसे बैंक में आप गोल्ड लोन लेते हो और गोल्ड लोन के अगेंस्ट जो बैंक आपको सुविधा दे रही है, अगर आप इन केस अगर आप गोल्ड वापस ना लिए तो बैंक उसको एक तरह से सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हो, और इसे हम एक तरह से बोलते हैं इमूवेबल मनी, इसे मूव कर सकता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑफिस। तो यहाँ पर हम लोग ये एक थोड़ा ऑफिस भी समझेंगे और खास करके ब्रांचेज भी को भी आप कह सकते हैं कि ब्रांचेज कितना है। तो आपका पंजाब नेशनल बैंक, यानी स्टेट बैंक के बाद जो नंबर ऑफ ब्रांचेज अगर देखा जाए, अगर हम देखा जाए तो स्टेट बैंक सबसे एक नंबर पे आता है, उसके बाद आपका पीएनबी आ रहा है दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर में आपका आ जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। रैंडमली कभी पूछ भी सकता है कि थर्ड नंबर पे कौन आ सकता है। फोर्थ में आपका कैनरा बैंक हो जाएगा, और फिफ्थ में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो बस आपको इतना ही जानना है कि कौन किस रैंक में ऑफिस और ब्रांचेस को लेकर के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आ जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शंस यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच ईयर नेशनलाइजेशन ऑफ एसबीआई सब्सिडीज टुक प्लेस। देखिए इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, नेशनलाइजेशन को लेकर के आपको बस ये ध्यान रखना है कि एसबीआई जो सब्सिडीज है वो किस एक्ट से बना। तो ये एक्ट था आपका 1959, यानी इसी एक्ट से एफसीआई सब्सिडीज बना, जिस सब्सिडीज को बाद में, यानी ये जो सब्सिडीज आप देख रहे हैं इसे बाद में एसोसिएट भी आप बोल सकते हो। और टोटल 8 एसोसिएट बैंक थे एसबीआई के।
जो धीरे धीरे एक तरह से मर्ज हो गई, यानी मर्ज का ईयर भी आपको ध्यान रखना है कि कब मर्ज हुआ। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि भारत में एक जो बैंक बनी थी विमेन के लिए, खास करके भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक जो थी वो भी एसबीआई में मर्ज किए थे। तो कभी कभी ये पूछा भी जा सकता है कि भारतीय महिला बैंक कब मर्ज हुआ, और खासकर किस बैंक में मर्ज हुआ, तो स्टेट बैंक में मर्ज हुआ था। तो यहाँ आपको सिर्फ एसोसिएट में जानना है कि कितनी एसोसिएट थे। तो टोटल 8 एसोसिएट थे, जो अब एक तरह से सभी एसबीआई में, अगर ये बोला जाए तो सभी एसबीआई में जितने भी एसोसिएट हैं वो एक तरह से मर्ज हो चुके हैं। तो चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल, एक्सपेंडेड द टर्म एफआरबीएम। देखिए ये जो एफआरबीएम टर्म्स है, दरअसल ये टर्म्स आपको बजट में जिक्र किया गया है, यानी जब आप बजट पढ़िएगा तो उसमें एफआरबीएम का जिक्र किया। और जनरली इसमें आपका सवाल आता है इसके एब्रिविएशंस को लेकर के, ये कब बना। तो ये 2003 में बनाया गया था एफआरबीएम, यानी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन देखिए आप, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि इस तरह का सवाल जनरली आरबीआई या कुछ अदर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए एफआरबीएम का जो मेन पर्पस है, वो मेन पर्पस ये है कि जो बजट आपका बनता है उस बजट में जो डेफिसिट होते हैं, यानी इस डेफिसिट को कंट्रोल करना। यानी आप ये समझिए कि टू कंट्रोल द फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, इसको कंट्रोल करने के लिए एफआरबीएम को लाया गया, और ये 2003 में लाया गया था। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि ये फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा टूल यूज होता है, तो ये एफआरबीएम हो जाएगा। और कब लाया गया था, तो 2000। अब इसको लेकर एक नया चीज क्या है कि इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी। मिस्टर एनके सिंह जो 13वें वित्त आयोग हैं उनके चेयरपर्सन भी रहे हैं, तो इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी। और समय समय पे खासकर डेफिसिट का एक टारगेट भी जो बजट में एक तरह से तय किया जाता है कि कितना डेफिसिट होना चाहिए। तो इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज मेंट फॉर। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत बड़ा चैप्टर्स है, आई नो। और देखिए नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के बाद जो सबसे बड़ा रिफॉर्म देखिए तो फाइनेंशियल इंक्लूजन है। यह ऑप्शन आ जाएगा लेस प्रिविलेज पर्सन। सिर्फ आप फाइनेंशियल इंक्लूजन को समझें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को अगर इसके हम ऑब्जेक्टिव को समझे तो इसके मेन 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला है आपका अनबैंक एरिया, जहां पर ये सिस्टम अभी तक नहीं पहुंचा है, अनबैंक एरिया। दूसरा है आपका अनप्रिविलेज पर्सन, यानी जो तबके अभी तक नहीं जोड़ पाए हैं बैंक से। और तीसरा है एफोर्डेबल कॉस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो बैलेंस। ये तीनों चीज को जहां मेंटेन करने की बात आती है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन। और अभी जो आप जनधन देख रहे हो, जनधन योजना, ये जो देख रहे हो, दरअसल ये भी एक तरह से देखा जाए तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही पार्ट है। और इसमें कुछ नई चीज और सुविधाएं दी गई है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद एक तरह से कह सकते हैं रिफॉर्म किया गया। इससे एक कमेटी का भी नाम आता है। तो 2004-05 में एक कमेटी बनाई गई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर के, वो था डॉक्टर सी रंगराजन। दरअसल इंटरव्यू में जनरली फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन योजना से सवाल पूछे जाते हैं, और खासकर इसके ऑब्जेक्टिव्स पे ज़्यादा सवाल होता है, क्योंकि इससे डेफिनेशन से ज़्यादा है कि इसका पर्पस क्या है और ये जो टारगेट है फाइनेंशियल इंक्लूजन को इस तरह से पूरा किया जा रहा है या नहीं। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इस पर हम लोग आगे एक फुटनोट भी प्रोवाइड करेंगे और डिस्कशन भी इसके पे बेहतर तरीके से करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलो द फाइनेंशियल ईयर। देखिए इसमें कन्फ्यूजन होने का संभावना है। दरअसल कन्फ्यूजन होने का एक संभावना इसलिए है कि फाइनेंशियल ईयर को लेकर के जो पहले से फाइनेंशियल आरबीआई जो जहाँ पे आप लोग जानते भी होंगे, ये आपका 1 जुलाई टू 30 जून, यह हर लोग को पता है। बट एक कमेटी बनाई गई थी 2020 में, जो मैंने अपने टेलीग्राम पे भी इसको पोस्ट किया है, आप ये देख लीजिएगा, विमल जालान कमेटी। ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रहे हैं, जो उन्होंने इस कमेटी का एक तरह से प्रपोज किया था कि जो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर है उसे आप अब 1 अप्रैल टू 31 मार्च कर दीजिए। ये प्रपोज किया गया था कि अब ये जो फाइनेंशियल ईयर होगा अब एक तरह से आप चेंज करके इसे आप 1 अप्रैल से 31 मार्च कीजिए।
तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। एक चीज और इंटरेस्टिंग है, आपको जानना है कि जो बजट का भी जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। और साथ ही साथ एग्रीकल्चर फाइनेंशियल ईयर जो होता है ये भी आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। तो अब कभी सवाल पूछा जाए कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर हैं, तो उसमें आपका आरबीआई आ जाएगा, उसमें आपके बजट आ जाएंगे और उसमें आपका एग्रीकल्चर फाइनेंशियल ईयर भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगले सवाल को हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट। देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जब भी नॉट का मेंशन हो तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि नॉट आके क्यों दे रहा है, इस पे आपको फोकस करना है कि ओपनिंग बैंक में एक बैंक अकाउंट खोलने के लिए क्या ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ डोमिसाइल की ज़रूरत नहीं होती है। दरअसल आईडी प्रूफ आपको देना है, एड्रेस प्रूफ देना है और रिसेंट फोटोग्राफ। जब भी आप वैसे भी आप अगर आप केवाईसी देते हैं तो केवाईसी में आपसे आईडी प्रूफ मांगा ही जाता है और साथ साथ आपसे एड्रेस प्रूफ को भी वेरीफाई करने के लिए वो बोल सकते हैं। और एक फ़ोटोग्राफ तो आपको अकाउंट खुलवाने के लिए देना ही है, फ़ोटोग्राफ आपको देना ही पड़ेगा। यानी अकाउंट खोलने के लिए आपको ये तीनों चीज़ का होना ज़रूरी है। बट यहाँ मेंशन किया गया है कि नॉट को लेकर के, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसी भी तरह से ज़रूरी नहीं है अकाउंट खोलने के लिए। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे डी हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है रीजनल रूरल बैंक्स आर क्लासिफाइड एज, यानी आरआरबी को जो क्लासिफाइड किया गया है किस कैटेगरी में किया गया है। तो ये जो कैटेगरीज होती है वो एक तरह से शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होते हैं। यानी जब हम शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक की बात करते हैं, यानी जो कमर्शियल बैंक की बात बोलते हैं, तो कमर्शियल बैंक में आपका पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाएगा, प्राइवेट बैंक्स आ जाएंगे, आरआरबी आ जाएंगे, फॉरेन बैंक्स आ जाएंगे। ये सभी कमर्शियल बैंक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका यह शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के अंदर आ जाता है आरआरबी। ठीक है, अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज। देखिए आजकल सवाल इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और ट्विस्ट क्वेश्चन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज, यानी अगर इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज होता है तो क्या असर पड़ेगा। तो पहले आप समझिए कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि रुपीस का जो वैल्यू है यानी परचेजिंग पावर कैपेसिटी डिक्लाइन करता है और कॉमोडिटी प्राइस जो होती है किसी भी चीज़ का प्राइस जो होता है वो एक तरह से बढ़ा हुआ रहता है। अब इस ऑप्शन को आप देखिए तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज, तो ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे क्योंकि ज़्यादा पैसा यानी ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में है तो डेफिनेटली है कि उसका वैल्यू डिक्रीज करेगा। अब यहाँ एक सवाल आता है कि अगर बाजार में ज़्यादा लिक्विडिटी है तो इसे निकाला कैसे जाएगा। तो आरबीआई जो टूल्स यूज करती है, जैसे आप रेपो रेट को आप सुनते हो कि ये बढ़ा दिया गया, तो ये रेपो रेट जब बढ़ता है तो डेफिनेटली आपका ईएमआई वगैरह बढ़ेगा, जिसके कारण क्या है कि ये पैसा निकल के एक तरह से यानी बाजार में जो पैसा है लिक्विडिटी ये निकल के आरबीआई के पास चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका सीधा असर क्या होगा कि जो लिक्विडिटी जब बाजार से खींचा जा सकता है तो धीरे धीरे कह सकते हैं जो रुपये का परचेजिंग पावर कैपेसिटी है उस पर असर पड़ेगा और ये मजबूत होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा। ठीक है, अभी तक जितने भी सवाल बताए जा रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन हो रहा है, उसको गहराई से देखिए, उससे कुछ बहुत सारे सवाल भी क्लियर हो जाएंगे। अगले टॉपिक्स में जब हम लोग चर्चा करेंगे एमसीक्यू को लेकर के, तो उसमें कोशिश रहेगी कि बहुत ऐसे टॉपिक है जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका देख लिया जाए आरबीआई पॉलिसी को लेकर के, जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसके बारे में थोड़ा ही विस्तार मैंने किया है, केवाईसी है, एनपीओ हो गया, बैंकिंग ओम्बड्समैन जिसको बोलते हैं बैंकिंग ओम्बड्समैन लोकपाल, बेसल नॉर्म्स जिसको बोलते हैं या स्कार भी बोल सकते हैं, इन सभी टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स को लेकर भी कुछ एमसीक्यू आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप लोग का जो आने वाले एग्जाम में आरआरबी के लिए बेहतर तरीके से आप इस पर अटेम्प्ट ले सकते हैं। धन्यवाद।